मेरा नाम नेहा है और मैं 25 साल की हूँ। मेरे जेठ मेरे पति को अपनी जायदाद में से कुछ भी नहीं देना चाहते थे। वजह ये थी कि मेरे पति उनके सौतेले भाई थे। मेरे जेठ अकेले ही 4 फैक्ट्रियों के मालिक थे, लेकिन वो अक्सर बीमार रहते थे। डॉक्टर ने बता दिया था कि मेरे जेठ के दिल में कोई परेशानी है और वो कभी भी हमें छोड़कर चले जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बस 2 साल तक ही जिंदा रह पाएंगे। मैंने अपनी छोटी बहन से कहा कि वो मेरे जेठ से शादी कर ले। 2 साल बाद जब वो मर जाएंगे तो उनकी सारी जायदाद पत्नी की हैसियत से तुम्हारी होगी और फिर हम खूब ऐश करेंगे। मेरी बहन ने मेरी बात मान ली और फिर मैंने अपनी बहन की शादी अपने जेठ से करवा दी। लेकिन जेठ तो अब पहले से ज़्यादा जवान होने लगे थे। 2 साल गुजर गए, लेकिन मेरे जेठ की मौत नहीं हुई। मेरी बहन मुझे बुरा भला कहती रहती कि तुम्हारे जेठ कब मरेंगे, उन्होंने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। एक दिन रात के वक्त बहन के कमरे में से चीखों की आवाज़ें आने लगीं। मैं भागकर अपने जेठ के कमरे में गई तो देखकर मेरी जान निकल गई, क्योंकि जेठ ने तो मेरी बहन को, मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ। हम 3 ही बहनें हैं। मेरी बहन गुनगुन मुझसे 1 साल छोटी थी। हम दोनों बहनों में बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। हमारी आपस में बहुत बनती थी। एक दूसरे के बिना हम खाना भी नहीं खाते थे। हमारे माता पिता भी हमारी हर ख्वाहिश पूरी करते थे, हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। कुदरत ने हम दोनों बहनों को बहुत सुंदर बनाया था। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो मेरे लिए रिश्तों की लंबी लाइन लगी रहती थी। लड़के मुझसे बात करने के लिए मरे जाते थे, मगर मैं किसी को भी अपने मुंह नहीं लगाती थी। मैं किसी से भी बात नहीं करती थी। इसकी वजह ये थी कि मैं बहुत अमीर लड़के से शादी करना चाहती थी। मेरे ख्वाब बहुत ऊंचे थे, लेकिन मैं अपने सपने पूरे करने के लिए कोई गलत रास्ता अपनाना नहीं चाहती थी। मैं सही तरीके से अपनी मंजिल को हासिल करना चाहती थी। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना था कि एक राजकुमार आए और मुझे शादी करके लेकर जाए, और वो राजकुमार मेरी ज़िंदगी सुकून और खुशियों से भर दे। आज भी मुझे वो दिन याद है जब कॉलेज में एक लड़की से मेरी दोस्ती हुई थी। वो लड़की बहुत अमीर घर की लड़की थी, लेकिन वो सुंदर नहीं थी। वो मेरी खूबसूरती को देखकर मेरी दोस्त बन गई और मैंने भी उससे दोस्ती कर ली थी। वो मुझसे बहुत बातें किया करती थी। अब मैं अक्सर उसके घर आती जाती रहा करती थी। उसके घर में मेरी उसके एक कज़िन से मुलाकात हुई। वो बहुत अमीर और ख़ूबसूरत इंसान था। मुझे देखकर उसकी नज़र मुझ पर ही अटक गई थी। कुछ देर के बाद वो होश में आया तो मुझसे कहने लगा, आप कौन हैं? मैंने आपको इस घर में पहले यहाँ कभी नहीं देखा। तभी मेरी सहेली ने उसे बताया कि ये नेहा है, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। वो जाते जाते मुझे देखता रहा और कहकर गया, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। रात को ही उसका मैसेज आ गया। उसने कहा कि वो मुझे पसंद करने लगा है। वो मेरी सुंदरता पर मर गया था। और मुझे क्या चाहिए था? मैं यही चाहती थी कि कोई अमीर लड़का मुझसे शादी कर ले और बाकी की ज़िंदगी में ऐशो आराम के साथ गुजार दूं। मेरी तमन्ना पूरी हो रही थी। मेरी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। दिन तो जैसे पर लगाकर उड़ रहे थे। अपनी खुशियों में मगन मैंने अपनी सहेली के बिहेवियर को भी नहीं देखा था। वो दिन ब दिन मुझसे दूर होती जा रही थी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। अब उसने बहुत सी दोस्तें बना ली थीं और मुझसे बात तक नहीं करती थी। मैंने इस बात को ज़्यादा नहीं सोचा। फिर एक दिन मैं कैंटीन में बैठी हुई थी जब मेरी दोस्त रीना मेरे पास आई। उस वक्त मेरे साथ एक लड़की बैठी हुई थी। रीना ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। मैं उठकर उसके साथ अलग में चली गई। वो आज ज़्यादा सीरियस लग रही थी। उसने मुझसे कहा कि बात करना मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे तुम्हें ये बात बतानी भी ज़रूरी है। तुमसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती रह चुकी है। नेहा, मैंने सच्चे दिल से तुम्हारी तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, क्योंकि तुम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। लेकिन तुमने फिर मेरे कज़िन आर्यन की दोस्ती का हाथ पकड़कर अच्छा नहीं किया। इस बार मैंने चौंक कर रीना की तरफ देखा था, क्योंकि आर्यन ने कहा था कि हमारी दोस्ती का किसी को पता नहीं चले। फिर रीना को कैसे पता चल गया? वो मुस्कुराई और कहने लगी कि ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं। जिस दिन उसने तुम्हें पहली बार मैसेज किया था
उसने मुझे चैलेंज किया था कि वो तुम्हें फंसाकर रहेगा, मगर मैंने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया था और मैंने कह दिया था कि नेहा ऐसी लड़की नहीं है। मगर तुमने तो मुझे शर्मिंदा करवा दिया। तुमने तो उसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। आर्यन मेरा मंगेतर है। कुछ महीनों बाद हमारी शादी होने वाली है, लेकिन मैं उसकी इन घटिया हरकतों की वजह से उसे पसंद नहीं करती। मुझे लगा था नेहा तुम दूसरों से अलग हो, लेकिन मेरे सारे दावे बेकार रह गए। तुम भी आम सी लड़कियों जैसी निकली जो मर्द की जरा सी तारीफ पर उनके सामने बिछ जाती हैं। रीना अपनी बात करके चली गई थी, लेकिन मुझे सोच में ढकेल गई थी। हर कोई मुझे अपना मजाक उड़ाता हुआ नजर आता था। ऐसा लगता था जैसे सारी दुनिया मुझ पर हंस रही है। घर आने के बाद जब मैंने आर्यन को इन सब बातों का बताया तो पहले तो उसने मुझे झुठलाने की कोशिश की, फिर उसने इन सब बातों को मान लिया था और फिर मैंने उसे बहुत बुरी बुरी सुनाई। फिर उसे ब्लॉक कर दिया और उसके बाद उससे कभी भी बात नहीं की। ये मेरी जिंदगी का बहुत घटिया तजुर्बा था और मैंने इस तजुर्बे से बहुत बड़ा सबक हासिल किया था। उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई में लग गई थी। मुझे इधर उधर का कोई होश ही नहीं था। मैंने बहुत अच्छे नंबरों से ग्रेजुएशन पास किया था। एक बार हमारे कॉलेज में बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था, तो यहाँ बहुत अमीर लोग गेस्ट बनकर आए थे। उनमें से एक इंसान जिसका नाम राहिल था मुझ पर अपना दिल हार बैठे थे। उन्होंने कॉलेज के रिकॉर्ड से मेरा एड्रेस और फ़ोन नंबर पता करा था। रात को ही मुझे उनकी कॉल आ गई थी। जब उन्होंने मुझे अपना बताया तो मैं एक पल को तो हैरान रह गई थी, लेकिन मैंने जल्दी ही खुद पर काबू पा लिया था। वो मुझे पसंद करने लगे थे। उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार मुझसे किया था। ये सब बातें मेरे लिए नई नहीं थीं। मैं एक भयानक तजुर्बे से गुजरी थी। मेरा दिल अभी तक उस सदमे को भी नहीं भूल पाया था। इसीलिए मैंने उनकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया और फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद वो रात भर मुझे मिनट मिनट पर कॉल और मैसेज करते रहे। हैरत का झटका तो मुझे तब लगा जब अगले दिन वो अपना रिश्ता लेकर आ गए। मेरे घर वाले तो हैरान थे कि इतने बड़े लोगों को कहाँ बैठाएं। उन्होंने मेरे रिश्ते की बात कर दी और पेपर्स के बाद शादी की डेट भी रख दी। सब कुछ इतना अचानक से हुआ था कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। उस घर में बस मेरे होने वाले पति और मेरे जेठ थे। मेरी जेठानी इस दुनिया में नहीं थी। मेरी नंद इंडिया से बाहर रहती थी। उस घर में कोई भी औरत नहीं थी। शादी की सारी शॉपिंग मैंने खुद की थी। मेरे घर पर उनका ड्राइवर आ जाता था, तो मैं कभी अपनी बहन गुनगुन के साथ, तो कभी मम्मी के साथ और तो कभी उनके साथ जाकर शॉपिंग करती थी। इसीलिए मैंने हर चीज़ अपनी मर्जी और पसंद से ली थी। और फिर मेरी शादी का दिन भी आ पहुंचा। अपनी किस्मत पर बहुत खुश थी मैं। जिंदगी बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। जिस जिंदगी के बारे में जो मैंने सोचा था, जो मैं चाहती थी, वो सब मुझे मिल गया था। अब हर चीज़ मेरे पास थी। जब भी गुनगुन घर आती है, वो मेरी हर चीज़ को देखती रहती और मुझसे कहती, दीदी तुम कितनी खुशकिस्मत हो। मैं इस बात पर मुस्कुरा देती। मैं गुनगुन की भी किसी ऐसे ही इंसान से शादी करवाना चाहती थी, लेकिन वो पागल वही पास के एक लड़के को पसंद करती थी। दोनों एक दूसरे पर जान देते थे। सोहन की बहुत मामूली सी जॉब थी। मैं कहती थी कि सोहन तुम्हें क्या दे सकता है, वो तो तुम्हारी कोई भी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता। मेरी मानो उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारा किसी अच्छे घर में रिश्ता करवा दूंगी। लेकिन वो हर बार मना कर देती थी और कहती थी कि दीदी मोहब्बत और दिल की खुशी सबसे बढ़कर होती है। अक्सर मेरे जेठ और गुनगुन का आमना सामना हो जाता था। वो एक भरपूर नज़र उस पर डालते और अपनी नज़र बदल देते थे। इस बात को गुनगुन ने नोट किया था और जब उसने इस बात का जिक्र मुझसे किया तो मैंने हंसकर टाल दिया। मेरे जेठ अच्छी खासी उम्र के थे, लेकिन वो अपने आप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। रोज़ाना जिम जाते थे, रोज़ाना सुबह शाम एक्सरसाइज करते और अपने खान पान के बारे में बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। देखने में वो मेरे पति से कुछ साल ही बड़े लगते थे। मेरी शादी को 3 साल होने वाले थे और अब तो मैं एक बच्चे की माँ बनने वाली थी। हम दोनों इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थे। मेरे पति ने मुझे बताया कि मेरे जेठ को हार्ट का मसला है और उनके दिल में कोई बड़ी परेशानी है और उनका दिल उनका साथ कभी भी छोड़ सकता है।
ये सुनकर तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरे पति बहुत ज़्यादा दुख में थे। अपने भाई की वजह से वो रो भी रहे थे। जेठ जी का व्यवहार भी मेरे साथ बहुत अच्छा था। वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। ये खबर सुनकर मुझे भी बहुत बड़ा झटका लगा था। लेकिन अब क्या होगा, ये सुनकर मेरे जेठ खुद ही डॉक्टर के पास जाते थे और उन्होंने खुद ही कहा कि उनके पास जीने के लिए 2 साल बचे हैं। मेरे पति ने कहा कि किसी बाहर देश में चलते हैं और वहाँ पर आपका इलाज कराते हैं। मगर मेरे जेठ ने एक नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि अगर उनकी जिंदगी हुई तो उन्हें कुछ भी नहीं होगा। एक दिन मेरे जेठ ने एक वकील को घर पर बुलाया और वसीयत लिखवा दी कि मेरे मरने के बाद 4 फैक्ट्रियां किसी और के नाम पर कर दी जाएंगी। क्योंकि राहिल मेरा सगा भाई नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सारी जायदाद मैं गरीबों में बांट दूँ। राहिल के नाम बस यही बंगला रहेगा। जेठ की ऐसी वसीयत से मैं और राहिल दोनों परेशान हो गए। उनके मरने के बाद हमारे हालात बहुत ख़राब होने वाले थे। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं अपनी बहन गुनगुन की शादी अपने जेठ से करवा दूंगी। 2 साल की ही तो बात है। 2 साल के बाद जब मेरे जेठ मर जाएंगे तो बीवी की हैसियत से सारी जायदाद गुनगुन की हो जाएगी और हम सब ऐश करेंगे। राहुल और मैंने बहुत मुश्किल से जेठ जी को शादी के लिए मनाया और जब मैंने गुनगुन से ये बात की तो वो ये सुनकर हैरान रह गई। वो शादी के लिए तैयार नहीं थी। वो सोहन के साथ सच्ची मोहब्बत करती थी और उसी से शादी करेगी। मैंने उसे मनाने की हर मुमकिन कोशिश की। फिर आखिर वो मेरी बात मान गई। फिर मैंने अपने माता पिता से भी बात की और उन्हें भी मैंने बहुत मुश्किल से मना लिया था कि मेरे पति मेरे जेठ के सगे भाई नहीं थे, इसीलिए मेरी बहन की शादी मेरे जेठ से हो सकती थी। गुनगुन विदा होकर उस घर में आ गई थी और दिन बहुत रफ्तार के साथ गुजर रहे थे। दिन तो 2 साल से आगे जा रहे थे। मैं और गुनगुन तो परेशान थे कि क्या हो रहा है। हम दिन उंगलियों पर गिन गिन कर गुजार रहे थे, लेकिन जेठ जी तो हट्टे कट्टे थे। वो जब घर पर होते तो ज़्यादातर वक्त अपनी पत्नी यानी कि गुनगुन के साथ गुजारते थे और जब बाहर होते तो मेरे बेटे को उठाए रखते थे। उन्हें अपने भतीजे के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। पहले तो गुनगुन बुझी बुझी सी रहती थी, लेकिन अब ऐसा लगता था कि वो अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौट रही है। लेकिन हमारे जहन में यही बात रहती थी कि आखिर क्या वजह है कि मेरे जेठ कहीं से भी बीमार नहीं लगते। तब मैंने गुनगुन से कहा कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स को ढूंढो और देखो कि उनमें क्या लिखा है। एक दिन गुनगुन के हाथ एक फाइल लग गई थी, लेकिन अचानक से मेरे जेठ ऊपर आ गए। उन्होंने वो फाइल गुनगुन के हाथ से ले ली थी और लॉकर में रख दी थी और गुनगुन को उन्होंने प्यार से बुलाया था। गुनगुन को वो कभी डॉक्टर के चेकअप के लिए अपने साथ नहीं लेकर जाते थे। एक बात जो मुझे बहुत परेशान करती थी कि मेरे पति बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे थे। उनका अपने बड़े भाई के साथ भी किसी न किसी बात पर झगड़ा रहने लगा था। उस दिन भी वो कमरे में किसी बात पर झगड़ रहे थे। मेरे कमरे में अचानक जाने पर वो चुप हो गए। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ पर कोई सही बात नहीं हो रही थी, लेकिन मैं सोच में पड़ गई थी कि मेरे पति को अपने भाई से आखिर किस बात पर मसला है। वो तो अपने भाई से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, उनकी हर बात मानते थे। वो अपने भाई के साथ ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करते थे, लेकिन उन्हें अब क्या हो गया था? वो ऐसा व्यवहार क्यों करते थे? मैंने इस बारे में कई बार उनसे पूछा, मगर उन्होंने मुझे कुछ भी सही जवाब नहीं दिया। आज जब मैंने उनसे कमरे में आने के बाद इस बारे में पूछा तो पहले तो वो चुप हो गए। फिर वो कहने लगे, तुम जानती हो भाई की बीमारी के बारे में, और तुम ये सोचती होगी कि उन्हें डॉक्टर ने ये कहा था कि वो 2 साल तक ही जिंदा रहेंगे, लेकिन अभी उनकी बात पूरी नहीं हुई थी कि दरवाजे पर कोई आया था। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने गुनगुन खड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ रहा था। वो कहने लगी, मेरे साथ अस्पताल चलो, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसकी ख़राब तबीयत देखकर मैं परेशान हो गई और उसी वक्त मैं उसे अस्पताल लेकर गई। मगर डॉक्टर की बात सुनकर हमारे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। गुनगुन माँ बनने वाली थी। ये खबर मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं थी,
मगर गुनगुन ये सुनकर बहुत खुश हो गई थी और मैं उसकी खुशी पर हैरान रह गई थी। घर आने के बाद जब मैंने ये बात अपने पति को बताई, उनके बदलते चेहरे की रंगत देखकर मैं डर गई थी। उनके चेहरे पर तनाव आ गया था। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे थे। मैंने उन्हें देखकर कुछ भी कहना, सुनना या पूछना ज़रूरी नहीं समझा और लाइट ऑफ कर दी और सोने के लिए लेट गई। अगले दिन भी उनका व्यवहार ऐसा ही हो रहा था। वो बिना नाश्ता किए ही चले गए थे, जबकि मेरे जेठ बहुत ज़्यादा चमक रहे थे। खुशी खुशी से अपने ऑफिस के लिए चले गए, जबकि मैंने सारा दिन अपने पति की अधूरी बात को समझने में निकाल दिया। आखिर वो मुझे क्या कहने लगे थे? वो मुझे कुछ बताने वाले थे, मगर फिर ऊपर से गुनगुन आ गई। मैं भी तो उनसे कुछ पूछ ही नहीं सकती थी। वो बिना नाश्ता करे हुए ही चले गए थे। मैं उनके बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी। मैंने 2-3 बार कॉल की, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। मैं गुनगुन के होने वाले बच्चे के बारे में सोच रही थी, लेकिन इससे पहले मेरे जेठ को कुछ हो गया तो वो अकेली इस बच्चे को कैसे संभालेगी, उसका कैसे ख्याल रखेगी, और मैं अपने माता पिता को क्या जवाब दूंगी। वो गुनगुन की शादी इतनी उम्र दराज आदमी से करना नहीं चाहते थे, मगर मैंने उन्हें बहुत मुश्किल से मनाया था। अब मैं उनके सामने क्या झूठ बोलूंगी। मगर हैरत तो मुझे गुनगुन के व्यवहार से थी। वो ज़रा भी परेशान नहीं थी। वो बहुत मुतमईन और सुकून से लग रही थी। सच कहूँ तो वो बहुत खुश लग रही थी। लेकिन क्यों ये बदलाव कैसे आया, मैं ये समझ नहीं पा रही थी। अभी कुछ दिन पहले तक तो वो बहुत परेशान थी। अब आज मैंने जब गुनगुन से अपने जेठ की रिपोर्ट के बारे में पूछा तो वो चुप हो गई। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बात ही बदल दी। मुझे अपनी बहन गुनगुन, अपने जेठ और अपने पति का व्यवहार बहुत परेशान कर रहा था। उनके बदलते व्यवहार से मैं बहुत परेशान थी और सोच सोच कर मैं पागल होने को थी, मगर कोई भी मेरी बात का जवाब देने को तैयार ही नहीं था। आखिर चल क्या रहा था यहाँ पर जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। कुछ तो ऐसा था जो मैं समझ नहीं पा रही थी, जो मेरे सामने था मगर मुझे नज़र नहीं आ रहा था। मैं इस राज से पर्दा हटाने को बेताब थी। अगले आने वाले दिन मुझे और हैरत में डाल गए थे जब मेरे पति ने कहा कि हम लोग नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। इस घर में मेरा दिल नहीं लग रहा। मगर हैरत का झटका तो मुझे तब लगा जब मुझे पता चला कि गुनगुन और मेरे जेठ इसी घर में रहेंगे। सिर्फ हम लोग ही यहाँ से जा रहे हैं, हम लोग उनसे अलग हो रहे हैं। मगर क्यों? कोई मुझे इस बात का जवाब देने को तैयार ही नहीं था। हैरत तो मुझे गुनगुन को देखकर होती थी। उसने तो अपनी आंखें जैसे माथे पर रख ली थीं। मैं नहीं जानती थी कि मेरे पति और उनके भाई की आपस में क्या बात हुई है। कुछ दिन बाद हम वहाँ से चले गए थे। नया घर पहले घर के मुकाबले थोड़ा छोटा था, लेकिन ये बना हुआ बहुत शानदार था और ये भी मेरे ख्वाबों के महल के जैसा ही था। हमें यहाँ आए हुए काफ़ी दिन हो गए थे। न हम गुनगुन और अपने जेठ से मिलने गए और न ही वो लोग यहाँ पर आए। मैंने जब अपने पति से इस बारे में पूछा तो उन्होंने मुझसे सख्ती से मना किया कि मैं इस बारे में उनसे न पूछूं। मैं सारा दिन सोचती रहती और उलझती रहती। आज के दिन मेरे पति का मूड थोड़ा बेहतर था, इसीलिए मैंने सोचा कि आज इस बारे में मैं उनसे बात करती हूँ। मैंने उनसे पूछा कि आप उस दिन क्या कह रहे थे जब मुझे गुनगुन के साथ उस दिन अस्पताल जाना पड़ गया था। मेरी बात सुनकर वो चुप हो गए और कहने लगे, आखिर कब तक मैं ये बात तुमसे छुपाऊंगा। आज तुम्हें बता ही देता हूँ। पहली बात तो ये कि मैं उनका सगा भाई नहीं हूँ, और दूसरी बात ये कि मेरी भाभी की मृत्यु आज से 5 साल पहले हुई थी। मेरे भाई दूसरी शादी करना चाहते थे, मगर मुझे शर्म आती थी कि लोग क्या कहेंगे कि इनके बड़े भाई ने इस उम्र में शादी कर ली। इसीलिए मैंने उन्हें शादी करने नहीं दी और फिर मैंने तुमसे शादी कर ली और अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हो गया। फिर उसके बाद जब मुझे पता चला कि मेरे भाई को हार्ट का मसला है और वो बस कुछ दिन ही ज़िंदा रह पाएंगे, तब मैं बहुत परेशान हुआ था। मगर मुझे हैरत का झटका तब लगा कि वो अपनी जायदाद गरीबों के नाम करने वाले थे। तब हमने जायदाद के लालच में भाई की दूसरी शादी करवा दी। फिर एक दिन मैं भाई के डॉक्टर से मिला। तब मुझे उन्होंने बताया कि तुम्हारे भाई बिल्कुल ठीक हैं, बस थोड़ा सा दर्द हुआ था, जिसकी दवाई मैंने उन्हें दे दी थी
और जब मैंने भाई से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये सब कुछ झूठ था और उन्होंने इसलिए बोला था क्योंकि वो दूसरी शादी करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये सब कुछ प्लान किया। मेरा मुंह हैरत से खुला रह गया और इसीलिए मैं तुमसे नाराज़ हूँ और उन्हें छोड़कर मैं यहाँ आ गया हूँ। ये सुनकर मैंने कहा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने जो किया सो किया, लेकिन आपने जो किया वो गलत है। दूसरी शादी वो कर सकते हैं, पाप करने से बेहतर है कि इंसान शादी कर ले। उन्होंने जो किया वो पाप न करने की वजह से किया। मैंने कहा, अपना दिमाग उनकी तरफ से साफ कर लें। मेरी बहन गुनगुन अब मेरे जेठ के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती थी। अगले दिन हम लोग उनसे मिलने के लिए आए और वो हमें देखकर बहुत खुश हो गए। गुनगुन को खुश और सुकून दिल देखकर मुझे ये समझने में देर नहीं लगी थी कि वो हकीकत जानती है और उसने उस हकीकत को अपना भी लिया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मेरे दो भाइयों की एक दुल्हन, ये राज जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। बहारपुर की सच्ची कहानी। मेरा नाम रोमा है। मैं अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी और मेरा बचपन एक डरावने सपने की जैसा था। मेरी किस्मत ने मेरे साथ एक ऐसा खेल खेला कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बाद भी अपने अतीत को नहीं भूल सकती थी। मेरे माता पिता कभी नहीं चाहते थे कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए और मैं अपने ही घर में कैदी बनकर रह जाऊं। इसलिए मेरी माँ ने मुझे सब लोगों से छुपाकर मेरी बुआ के घर भेज दिया था। उनकी भी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए मेरी बुआ और फूफा ने मुझे अपनी सगी औलाद से भी बढ़कर समझा। मुझे पढ़ाया लिखाया और अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। अब मैं शहर में ही एक कंपनी में जॉब कर रही थी। मैं बहुत कम बोलती थी। मुझे लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं था। मैं सुबह को अपनी जॉब के लिए जाती और शाम को घर वापस आती थी। घर वापस आने के बाद मेरी बुआ मुझे खाना खिलाती और मेरे लिए चाय बनाती थी। फिर हम दोनों बातें करने लगते और बातें करते करते कब समय निकल जाता हमें पता ही नहीं चलता था। फिर फूफा के ऑफिस से घर आने का टाइम हो जाता। वो भी जब ऑफिस से घर आते तो मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर ज़रूर आते थे। लेकिन मुझे जब भी अपने अतीत की याद आती तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल जाती थी। लेकिन बुआ और फूफा की मोहब्बत ने मुझे अपने अतीत को भूलने पर मजबूर कर दिया था। अब मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगी थी। एक दिन हमारी कंपनी में एक नया मैनेजर आया। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम और स्मार्ट था। ऑफिस की सारी लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती रहती थीं, लेकिन वो किसी को भी नज़र उठाकर नहीं देखता था। एक दिन मुझे किसी काम से उस मैनेजर के केबिन में जाना पड़ा। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने कहा, कौन है? अंदर आ जाइए प्लीज़। मैं घबरा गई और कहने लगी, सर मेरा नाम रोमा है। आपने मुझे ये फ़ाइल दी थी, लेकिन मुझे इसका पिछला रिकॉर्ड समझ नहीं आ रहा। क्या आप मेरी हेल्प कर देंगे? उन्होंने कहा, जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं आपको सब कुछ समझा देता हूँ। वो फ़ाइल देखकर मुझे काम समझाने लगे और मैं उनको देखने लगी। मेरी नज़रें उनके ऊपर से हट ही नहीं रही थीं। वो सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम थे। इतनी देर में उन्होंने चुटकी बजाकर मुझसे कहा, हेलो रोमा, आप किसके ख्यालों में गुम हो गईं? मैं अचानक से अपने ख्यालों से बाहर आई और उनसे कहने लगी, जी सर, मुझे सब कुछ समझ आ गया। आप फिक्र न करें, मैं सारा काम कंप्लीट कर दूंगी। मेरा दिल तो उस दिन से ही मैनेजर विक्रम की मोहब्बत में डूब गया, पर जैसे ही मुझे अपने अतीत की याद आती मैं डर जाती थी। मैं अपनी बुआ से अपनी हर बात शेयर करती थी। उनके अलावा मेरा कोई और नहीं था, इसीलिए वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी थी। जब मैंने उन्हें सब कुछ बताया तो वो मुझे समझाने लगी, अब तुम्हारी ज़िंदगी यही है, तुम अपने अतीत को भूल जाओ और अपने जीवन में आगे बढ़ो। लेकिन मेरे कदम डगमगाने लगते थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। विक्रम अब मुझ पर बहुत भरोसा करने लगे थे, क्योंकि मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से करती थी। वो कंपनी की हर बात मेरे साथ शेयर करने लगे थे। एक दिन मैं उनके केबिन की तरफ जा रही थी। मैं उन्हें देखकर दंग रह गई। वो शायद कुछ सोच रहे थे और दिल ही दिल में मुस्कुरा रहे थे। उनको देखकर मेरी नज़र उन पर ही ठहर गई
और मैं भी मुस्कुराने लगी और सोचने लगी कि काश जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ही हो, जो मेरे दिल में है वही इनके दिल में भी हो। मैं वहाँ खड़ी खुद से ही बातें कर रही थी। आज बुआ के यहाँ कुछ मेहमान आ रहे थे। फूफा ने अपने कुछ फ्रेंड्स को बुलाया था। इस वजह से मैं भी आज ऑफिस से जल्दी घर आ गई थी। मैंने आकर देखा तो मेरा मोबाइल नहीं था। बुआ ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो। मैंने उन्हें बताया कि मेरा मोबाइल नहीं दिख रहा, तो वो मुझसे कहने लगी कि तुम कॉल करके देख लो। मैंने घर के नंबर से कॉल की तो मेरा फ़ोन किसी ने उठाया। आवाज़ सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। मैंने कहा, सर आप? विक्रम ने बताया कि मैं अपना मोबाइल जल्दी में उनके केबिन में ही छोड़ गई थी। वो कहने लगे कि मैंने तुम्हारा मोबाइल अपने पास रख लिया है, तुम कल ऑफिस आओ तो ले लेना। मैंने कहा ठीक है सर, थैंक यू। वो कहने लगे कि इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं। अगले दिन जब मैं ऑफिस में अपना मोबाइल लेने सर के केबिन में चली गई, उन्होंने मेरे हाथ में मोबाइल के साथ साथ एक लेटर भी दिया। मैं ये देखकर घबरा गई और बिना कुछ कहे जल्दी से उनके केबिन से बाहर आ गई। बाहर आने के बाद मैं अपने काम में लग गई और सोचने लगी कि पता नहीं इस लेटर में क्या है जो उन्होंने मुझे दिया है। जैसे तैसे शाम हुई और जब मैं ऑफिस से घर आई तो मैंने कमरे में आकर वो लेटर पढ़ा। उसको पढ़ने के बाद तो मेरे पसीने छूटने लगे। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। लेटर में तो विक्रम ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। एक तरफ मुझे खुशी हो रही थी कि जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो रहा था, विक्रम भी मुझे पसंद करते थे, और दूसरी तरफ मुझे अपने अतीत का डर भी था। इतनी देर में बुआ वहाँ आ गईं। उन्होंने मेरे चेहरे पर परेशानी देख ली। वो मुझसे पूछने लगी, रोमा क्या हुआ, तुम कुछ दिनों से परेशान लग रही हो। मैंने उन्हें बताया कि विक्रम ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है। तो वो हंसने लगी और कहने लगी कि इतनी सी बात है तो तुम घबरा क्यों रही हो। मैंने अपनी लड़खड़ाती हुई जबान से कहा, आपको तो पता है कि मैं शादी कैसे। उन्होंने मेरी बात बीच में ही काट दी और कहने लगी, भगवान ने तुम्हारी किस्मत खोल दी है, इतने अच्छे लड़के का रिश्ता तुम्हारे पास आया है और तुम इनकार कर रही हो। मैं तुम्हारे फूफा से बात करूंगी, वो ज़रूर इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे। ये कहकर वो वहाँ से चली गईं। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ तो मैं खुद इस बात का इंतज़ार कर रही थी कि विक्रम भी मुझे पसंद करता हो, और अब जब सब कुछ मेरी सोच के अनुसार हो रहा था तो मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं था। कुछ दिनों बाद विक्रम मेरा हाथ मांगने मेरे घर पर आए। उन्होंने खुद फूफा से हमारी शादी की बात की। कहने लगे कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मुझे खुद अपनी शादी की बात करने के लिए आना पड़ा, लेकिन मैं मजबूर हूँ क्योंकि मेरे माता पिता यहाँ नहीं रहते। बुआ और फूफा को तो विक्रम इतना पसंद आया कि उन्होंने फ़ौरन शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन मेरे दिल में अभी भी कहीं ना कहीं एक डर छुपा हुआ था, जिस वजह से मैंने शादी के लिए मना कर दिया। लेकिन बुआ और फूफा ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मुझे समझाकर इस रिश्ते के लिए तैयार कर लिया। अब घर में शादी की शहनाइयाँ बज रही थी, लेकिन मेरा दिल कांप रहा था। मैं सोच रही थी कि कहीं मेरा अतीत विक्रम के सामने आ गया तो। खैर, मैं भी शादी की चहल पहल में खो गई और अपनी मोहब्बत को अपनी किस्मत में लिखा देखकर सब कुछ भूल गई। विक्रम की मोहब्बत ने मेरे अतीत को भुला दिया था। हमारी शादी की तारीख तय हो गई। मेरी और विक्रम की इस तरह अचानक शादी हो जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। देखते ही देखते मेरी शादी का दिन आ गया और मैं दुल्हन बनकर विक्रम के साथ उसके घर पर आ गई। यहाँ सब कुछ मेरे सपने के जैसा था। इतने बड़े घर की मैं अकेली मालकिन थी। घर की सारी जिम्मेदारियाँ मुझ पर ही थीं। अब मुझे विक्रम के घर को संभालना था। विक्रम भी मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। शादी की रात ही मैंने विक्रम से एक वादा लिया था और विक्रम ने भी अपनी सच्ची मोहब्बत के साथ ही आखिरी हद तक इस वादे को निभाया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा भी मोड़ आएगा कि विक्रम और मेरी मोहब्बत कमज़ोर पड़ जाएगी। विक्रम और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। एक रात जब हम खाना खा रहे थे तो विक्रम ने मुझसे कहा, रोमा, कंपनी की तरफ से मुझे 2 महीने की छुट्टी मिली है, हम कहीं घूमने चलते हैं, बताओ तुम कहाँ जाना पसंद करोगी। ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैंने कहा, विक्रम, आप सच कह रहे हैं? उन्होंने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल। मैंने कहा, तो ठीक है, फिर हम आपके माता पिता के पास चलते हैं, मैं आज तक उनसे नहीं मिली। ये बात सुनकर विक्रम बहुत ज़्यादा खुश हुए। कहने लगे कि तुमने तो मेरा दिल जीत लिया।
उन्होंने मुझे बताया कि वो गांव में रहते हैं और वो बहुत अच्छे हैं। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, इसीलिए उन्होंने बचपन में ही मुझे पढ़ने के लिए शहर भेज दिया था। मुझे भी बहुत समय हो गया उनसे मिले हुए, लेकिन मेरी उनसे फ़ोन पर बात होती रहती है। हमारी शादी के बारे में भी मैंने उन्हें फ़ोन पर ही बताया था और वो सुनकर बहुत खुश हुए और अब वो हम दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। मैंने पैकिंग करनी शुरू कर दी और विक्रम ने ट्रेन की टिकट करा ली। अगले दिन जब मैं उठी तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो बाहर एक आदमी खड़ा था। उसने मुझसे कहा कि ये टिकट है, विक्रम सर ने भेजी है। मैंने उससे टिकट ली और अंदर आ गई। जब मैंने वो टिकट देखी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं बहुत ज़्यादा घबराने लगी। इतनी देर में विक्रम आ गए। वो मुझे देखकर बोले कि रोमा, कहाँ गुम हो गईं? सब ठीक तो है? मैंने उनसे कहा कि हाँ, सब कुछ ठीक है। मैं अपने चेहरे से पसीना साफ करते हुए उनसे बोली, विक्रम, हम कुछ दिनों बाद नहीं चल सकते, अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। विक्रम मेरे लिए परेशान हो गए और मुझसे कहने लगे कि चलो हम डॉक्टर के चलते हैं। मैंने कहा कि नहीं, बस थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है, आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। विक्रम ने मेरे लिए चाय बनाई और मुझे दवाई दी। मैं अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। मैं सोच में पड़ गई थी। मेरे दिमाग में हजारों सवाल चल रहे थे। मैंने बुआ का नंबर लगाया तो बुआ का नंबर भी नहीं लग रहा था। अब मैं सोच रही थी कि मैं विक्रम को कैसे मना करूंगी। आखिर मैंने ही उससे कहा था कि हम तुम्हारे माता पिता से मिलने चलते हैं। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा कुछ भी नहीं हो, ये सब मेरा वहम है। मैंने जाने के लिए पैकिंग शुरू कर दी। विक्रम बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन मेरा दिल पूरे रास्ते परेशान रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं विक्रम को कैसे बताऊं। ट्रेन का ये सफ़र मुझे किस मंजिल तक ले जाएगा मुझे नहीं पता था। मैं नहीं जानती थी अब ये सफ़र कहाँ ख़त्म होगा। जैसे ही ट्रेन रुकी और हम ट्रेन से उतरे, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मुझे चक्कर आने लगे। विक्रम ने मुझे संभाला और वहीं स्टेशन पर बैठा दिया। उसने मुझे जूस पिलाया और कहने लगे, तुम्हारी वाकई तबीयत ठीक नहीं है, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी और कुछ दिन रुक जाना चाहिए था, लेकिन फिर मुझे छुट्टी नहीं मिल पाती। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को समझाया। मैं और विक्रम स्टेशन से गांव की तरफ चले। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, मानो जैसे मेरे कदम आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं हों। जैसे जैसे हम विक्रम के घर की तरफ जा रहे थे, मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा था। हम जैसे ही उसके घर के दरवाजे पर पहुँचे, डर की वजह से मेरे पसीने छूटने लगे। पता नहीं मेरी किस्मत मेरे साथ क्या खेल खेल रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही घर का दरवाज़ा खुला, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अंदर एक बूढ़ा आदमी था। वो विक्रम के पिता थे। मैंने जल्दी से अपना चेहरा कवर कर लिया और खांसने का नाटक करने लगी। विक्रम ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने कहा कि कुछ नहीं, असल में मुझे बचपन से ही धूल मिट्टी से एलर्जी है और यहाँ गांव में धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मुझे यहाँ अपना फेस कवर करके रखना पड़ेगा। विक्रम बोले, चलो ठीक है, अंदर आओ। विक्रम अपने पिता से मिलकर बहुत खुश थे। उन्होंने उसे गले लगाया और प्यार करने लगे। अंदर एक बूढ़ी औरत थी जो कि विक्रम की माँ थी। उनको देखकर भी मैं दंग रह गई। मैंने अपना फेस और अच्छे से ढक लिया। विक्रम ने सबको मेरी एलर्जी के बारे में बता दिया। विक्रम की बहन मुझे घूर घूर कर देख रही थी और मुझसे अजीब तरीके से कहने लगी कि लगता है भाभी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, इसी वजह से वो हमें अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती। इस बात पर सब लोग हंसने लगे। फिर वो कहने लगी कि मैं तो मजाक कर रही थी। फिर हम सब लोगों ने मिलकर साथ में खाना खाया। विक्रम भी सालों बाद अपने घर वालों से मिलकर बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन मैं घबराई और सहमी हुई बैठी थी। खाने की टेबल पर सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे। इतने में ही विक्रम ने पूछा कि राजीव कहाँ है? जब से मैं आया हूँ वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये सुनकर मुझे सदमा लगा और मेरे हाथ से खाने की प्लेट छूटकर गिर गई। मुझे देखते ही विक्रम की बहन बोली, लगता है भाभी अपने देवर का नाम सुनकर चौंक गईं। विक्रम की माँ कहने लगी कि बस भी करो रायमा, जब से तुम्हारी भाभी आई हैं तुम तो उसके पीछे ही पड़ गई हो।
वो कहने लगी कि माँ, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। विक्रम के पिता ने बताया कि राजीव कुछ काम से गांव के बाहर गया हुआ है, उसकी भी शादी हो गई है, कुछ दिन में वो वापस आ जाएगा। अपनी पत्नी को भी साथ में लेकर गया है ताकि उसकी भी थोड़ी सैर हो जाए। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई और अपने चेहरे से अपना मास्क हटा दिया। अपने आप को मैं आईने में देखने लगी। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी हो रही थी। इतनी देर में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने जल्दी से अपना मास्क लगा लिया। दरवाजे पर विक्रम थे। वो मुझे अपने घर वालों के बारे में बताने लगे। अपने घर वालों से मिलकर वो मुझे बहुत खुश लग रहे थे। पता नहीं मेरी किस्मत में आगे क्या लिखा था। मैं उनको कुछ बता भी नहीं सकती थी क्योंकि मैं विक्रम को खोने से डरती थी। मैं सोच रही थी कि विक्रम सब जानने के बाद कहीं मुझे छोड़ न दे। मैं ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी और सबको खांसकर दिखाती थी ताकि कोई मेरा चेहरा देखने की जिद न करे। राजीव भी आज वापस आने वाला था। यही सोच सोच कर मेरा दिल घबरा रहा था। मैं सदमे में थी। मैं अपने डरावने अतीत के बारे में सोच रही थी। मैं दिल ही दिल में उलझन में पड़ रही थी। लेकिन जब से मैं इस घर में आई थी, मुझे मेरी नंद का बर्ताव बहुत अजीब लग रहा था। वो हमेशा ही मुझसे कुछ न कुछ कहती रहती थी और फिर मजाक का बहाना बना लेती। जब राजीव के आने का समय हुआ तो मैं बुखार का बहाना बनाकर अपने कमरे में कंबल ओढ़ कर लेट गई। सब लोग बहुत खुश थे। राजीव और उसकी पत्नी घर आ गए थे। वो सबसे मिले। विक्रम ने उसे मेरे बारे में बताया। वो और उसकी पत्नी मेरे कमरे में आए, लेकिन मैं कंबल ओढ़े लेटी रही और सोने का नाटक करने लगी। विक्रम ने कहा, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कल ही मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। राजीव ने कहा कि कोई बात नहीं, आप भाभी को आराम करने दें, हम भाभी से बाद में मिलेंगे। जैसे तैसे मैं अपने चेहरे पर मास्क लगाकर यहाँ रह रही थी, लेकिन राजीव के सामने आने से मुझे डर लगता था। जब वो घर में नहीं होता था तो मैं अपना फेस कवर करके सब घर वालों के साथ रहती थी, लेकिन उसके आने से पहले ही मैं अपने कमरे में चली जाती। एक रोज़ मैं अपने कमरे में बैठी अपनी ज़िंदगी के ख़तरनाक अतीत के बारे में सोच रही थी और दूसरी तरफ मैं सोच रही थी कि राजीव की बीवी कितनी खूबसूरत है और आदत की भी बहुत अच्छी है। अचानक मेरी नंद मेरे कमरे में आ गई। मैंने जल्दी से अपना चेहरा छुपाया और खांसने लगी। वो कहने लगी कि आपको डर है, राजीव भाई की पत्नी आपसे ज़्यादा खूबसूरत है, इसीलिए शायद आप अपना चेहरा नहीं दिखाती। पता नहीं वो मुझसे इस तरीके की बातें क्यों करती रहती थी। मैंने उसे कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ दिन में मेरी दवाई का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और मेरी एलर्जी ख़त्म हो जाएगी, फिर मैं अपना फेस कवर करना बंद कर दूंगी। फ़िलहाल तो मैंने उसे ये बात कहकर टाल दिया था, लेकिन उसकी बातों ने मुझे सोच में डाल दिया था। मैं सोच रही थी कि उसे मेरी सच्चाई तो पता नहीं चल गई। इतने में विक्रम आ गए और मुझसे पूछने लगे, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? मैंने कहा कि अब तो ठीक है, बस कुछ दिन की बात है, फिर मेरी एलर्जी ठीक हो जाएगी। वो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, इसीलिए मेरी हर बात आंख बंद करके मान लेते थे। एक दिन विक्रम मुझसे कहने लगे, राजीव मुझसे शिकायत कर रहा था, कह रहा था तुम बहुत अजीब हो, अपनी पत्नी को अपने भाई से अभी तक नहीं मिलवाया। उनकी ये बात सुनकर तो मैं और ज़्यादा डरने लगी थी। मैंने बुआ का नंबर लगाया, लेकिन उनका नंबर नहीं लग रहा और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरे अतीत का यूँ अचानक मेरे सामने आ जाना किस्मत का कौन सा खेल था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं घर वालों से भी छुपकर रह रही थी और राजीव का सामने आने का सोचकर तो मैं भाग जाती थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगता था। तब क्या हो जाएगा नहीं जानती थी। पता नहीं किस्मत ने क्यों मुझे फिर यहाँ लाकर इस घर में खड़ा कर दिया था। और दूसरी तरफ मेरी नंद रायमा मेरे पीछे ही पड़ गई थी। मुझसे अजीबोगरीब सवाल करती रहती। वो मेरी सच्चाई सबके सामने लाना चाहती थी, या फिर मेरे बारे में सब कुछ जानती थी, या जानबूझकर वो मुझे परेशान करती थी। एक दिन राजीव ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। मुझसे कहने लगा कि भाभी मैं अंदर आ जाऊं। मैं एकदम घबरा गई और सोचने लगी कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या होने वाला है। मुझे पसीना आने लगा। मैं जल्दी से पीछे के दरवाजे से बाहर आ गई। मैंने विक्रम से फ़ोन करके कह दिया, मैं डॉक्टर के पास आई हूँ। आज तो जैसे तैसे मैंने खुद को बचा लिया था। अब मुझे कैसे भी करके इस घर से दूर जाना था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा अतीत मेरे आने वाली ज़िंदगी का हिस्सा बनने वाला है।
अब मैं गुमसुम और चुपचाप रहने लगी थी। मैं विक्रम से कहती थी कि प्लीज़ यहाँ से वापस चलें, यहाँ मेरा दम घुटने लगा है, यहाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, मेरा दिल नहीं लगता यहाँ पर। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। विक्रम ये देखकर घबरा गए। सालों बाद कैसे मैं अपने होश खो बैठी थी। मैं बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल रही थी। एक दिन अचानक ही मेरे सामने राजीव आ गया। वो मुझे देखते ही घूरने लगा, लेकिन मैंने अपना फेस कवर किया हुआ था। कुछ देर तक तो वो मुझे ऐसे ही देखता रहा। फिर उसने मेरी तबीयत का पूछा। मैंने बस हाँ में सिर हिला दिया तो वो भी वहाँ से बिना कुछ कहे चला गया। मैंने जल्दी से अपना सामान पैक किया और विक्रम को बिना कुछ बताए वहाँ से जाने लगी। जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंची तो मेरी नंद ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर के अंदर ले लिया। मैं नजरें और सर झुकाए खड़ी थी। घर के बाकी लोग भी वहीं पर थे। ऐसा लग रहा था कि मैं एक मुजरिम हूँ। रायमा कहने लगी, मेरे दोनों भाइयों की एक ही दुल्हन, इसकी क्या वजह थी? ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। उसकी बात सुनकर मैं चीख पड़ी और कहने लगी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रही है। विक्रम ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। मैं रोने लगी थी। मैं किस्मत के हाथों मजबूर थी, क्योंकि अब मेरा सच सबके सामने आने वाला था। विक्रम ने कहा, ये क्या कह रही है? आखिर सच क्या है? इसकी बात का क्या मतलब है? मैं सिसकियों के साथ रोने लगी और मैंने अपने चेहरे से मास्क हटा दिया। मैं राजीव की तरफ देखने लगी। मैं सोच रही थी कि राजीव मेरी सफाई में सबको सच बताएगा, लेकिन उसकी झुकी नज़र देखकर मैं समझ गई थी, क्योंकि उसका झुका सर और झुकी हुई नज़रें इस बात को बयान कर रही थी कि मेरा ही कसूर है। मैंने विक्रम से कहा कि मैं इन सब की अकेली जिम्मेदार नहीं हूँ। ये लोग भी मेरे अतीत में जो कुछ हुआ है उसके जिम्मेदार हैं। वो कहने लगा कि तुम्हारा क्या मतलब है? ये सब क्या कह रही हो? आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है? कोई मुझे सच बताएगा? वो एकदम से गुस्से में चीख पड़ा। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और सबके आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि प्लीज़ आप मेरी शादी को बचा लो। मेरी गलती सिर्फ इतनी सी है कि मैंने अपने अतीत को भूलकर आगे की ज़िंदगी में कदम रखा और विक्रम से शादी कर ली। मुझे रोता बिलखता हुआ देखकर मेरी सास को मेरे ऊपर तरस आ गया। वो मेरे पास आई और मुझे गले लगाकर दिलासा देने लगी और विक्रम को मेरी सास सारा सच बताने लगी और कहने लगी कि ये लड़की सच कह रही है। सालों पहले जब हमने तुम्हें शहर भेज दिया था, इस गांव में एक अजीब ही दस्तूर था। माता पिता अपने बच्चों की बचपन में ही शादियां कर देते थे। खास करके लड़कियों के माता पिता अपने सर के बोझ को कम करने के लिए अपनी बेटी की शादी बचपन में ही कर देते थे। इस लड़की की और राजीव की बचपन में ही शादी कर दी गई थी, लेकिन जब बच्चे जवान होते थे तो वो इस बचपन की शादी को मानने से इनकार कर दिया करते थे। अगर उनके माता पिता उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती करते तो वो तंग आकर घर छोड़कर चले जाते थे या फिर अपनी पत्नी को तलाक दे देते थे। वो बताने लगी कि इसी तरह राजीव और रोमा के साथ भी किस्मत ने यही खेल खेला। इनका भी बचपन बर्बाद हो गया, लेकिन राजीव ने घर से भागकर अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली और ये बेचारी किस्मत की मारी राजीव का इंतज़ार करती रही। गांव वालों ने इसको ताने दे देकर इसका जीना हराम कर रखा था। यहाँ तक इसके खुद के घर वालों ने और रिश्तेदारों ने भी इसका साथ नहीं दिया और ये यहाँ हमारे घर आ गई, लेकिन हमने यहाँ भी इसको चैन से जीने नहीं दिया। और कुछ दिन बाद राजीव ने भी इसको भुला दिया और कहने लगा, मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है, और हमने इस लड़की को यहाँ से धक्के देकर निकाल दिया। ये बेचारी दर दर की ठोकर खाती रही। फिर मैंने विक्रम को आगे का सच बताया कि इसके बाद मेरी माँ ने मुझे बुआ के पास शहर भेज दिया और मुझे अपनी कसम दी कि मैं अपने अतीत को भूलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊंगी और कभी भी सच को किसी के सामने नहीं बताऊंगी। विक्रम कहने लगा कि इतना बड़ा सच तुमने मुझसे छुपाया। ये सब लोग तुम्हारे गुनाहगार हैं, लेकिन तुम मेरे गुनाहगार हो। मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की और तुमने मुझे कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझा। और तो और तुम मेरे भाई की पहली पत्नी हो। ये सब कुछ जानकर तुम कैसे मेरे साथ रह सकती थी? तुमने अपने साथ साथ मुझे भी इस पाप का भागीदार बना लिया। जब तुम्हारी पहले शादी हो गई थी तो तुम मुझसे शादी कैसे कर सकती थी? ये सुनकर मैंने राजीव की तरफ देखा। वो चौंकने लगा और बहुत घबरा गया। मेरे और राजीव के अलावा रायमा भी ये सारा सच जानती थी।
मैंने रायमा को घूर कर देखा। इतनी देर में राजीव की पत्नी ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और कहने लगी कि ये सब चल क्या रहा है? तुमने मुझे धोखा दिया, धोखे से मेरे साथ तुमने शादी की, अब मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। रायमा रोने लगी और कहने लगी कि आप सब लोग मुझे माफ़ कर दें, सारी गलती मेरी है। मैंने शुरू में ही भाभी का चेहरा देख लिया था और उसको पहचान लिया था। मैं उनका सच घर वालों के सामने लाकर उनसे बदला लेना चाहती थी। मैं रायमा को देखने लगी और सोचने लगी कि पता नहीं ये कौन सा सच बताने वाली है। वो कहने लगी कि रोमा का भाई और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन राजीव और रोमा की शादी ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। इन दोनों की वजह से हमारी भी शादी नहीं हो सकी। उसी समय मैंने सोच लिया था कि मैं इससे बदला लेकर रहूंगी। जब मैंने पहली बार इसे देखा तो मेरे दिल में सालों पुरानी नफरत जाग गई और मैंने सोच लिया कि मैं इससे बदला लेकर रहूंगी, लेकिन मेरी एक इस गलती से बहुत लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज़ आप सब लोग मुझे माफ़ कर दें। वो राजीव पर चिल्लाने लगी और उसे कहने लगी कि राजीव सच बताओ, तुम्हारी और विक्रम की नहीं तो इन दोनों मासूम लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर तुमने आज सब कुछ सच नहीं बताया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मेरी नज़र राजीव पर जमी हुई थी। उसके माता पिता भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थे। राजीव की पत्नी भी उसको पकड़कर झंझोड़ रही थी। इतनी देर में मैं चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। कुछ देर बाद मुझे होश आया तो मुझे डॉक्टर की आवाज़ आई। वो सबको बता रही थी कि आप सभी इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ये प्रेग्नेंट हैं। मेरी आँख खुल गई और ये सुनकर तो मेरी हालत और ज़्यादा ख़राब होने लगी। रायमा और विक्रम की माँ मुझे संभालने लगी। विक्रम भी अपना सर पकड़कर बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे कयामत टूट पड़ी हो। एक ही लड़की दो भाइयों की पत्नी कैसे हो सकती है? विक्रम मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगा कि प्लीज़ मुझे बताओ आगे का सच क्या है। तभी रायमा कहने लगी कि विक्रम भाई, राजीव गुनाहगार है, इसने ही इसके साथ ये सब कुछ किया है और अब ये चुपचाप खड़ा है। विक्रम ने गुस्से में राजीव को जोर से थप्पड़ मारा। राजीव जमीन पर गिर गया और विक्रम के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि मैं ही रोमा का गुनाहगार हूँ। उसने बताया कि सालों पहले जब मैंने अपनी दूसरी शादी करने का सोचा था, उसी समय मैंने इसको डिवोर्स पेपर भिजवा दिए थे। अब ये मेरी पत्नी नहीं है, ये आपकी पत्नी है और ये बच्चा भी आपका ही है। बस किस्मत ने हमारे साथ ये खेल खेला है। राजीव ने मुझे और रोमा को इस पाप से बचा लिया। राजीव ने मुझसे भी मेरे पैर पकड़कर माफ़ी मांगी और उसके माता पिता ने भी अपनी गलती का एहसास करके मुझसे माफ़ी मांगी। मैं बराबर रो रही थी। विक्रम के दिल में मेरे लिए मोहब्बत जाग गई थी। वो भी जान चुका था कि सब में मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने तो सिर्फ अपनी माँ की कसम की खातिर सब कुछ छुपाया था। मेरा और राजीव के बीच में अब कोई भी रिश्ता बाकी नहीं रहा था। सालों पहले ही मेरी और राजीव की डिवोर्स हो चुकी थी। मैंने भी सबको माफ़ करके अपना दिल साफ कर लिया। राजीव ने अपनी पत्नी से भी माफ़ी मांगी और उसने भी उसे माफ़ कर दिया। अब हम सब अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश थे। कुछ महीनों बाद ही हम सब लोग शहर आ गए। अब हम सब लोग हंसी खुशी रहने लगे थे। मैंने एक बेटी को जन्म दिया था और राजीव के घर में भी एक बेटा पैदा हुआ था। विक्रम के माता पिता को अपनी गलतियों का बहुत ज़्यादा एहसास था, इसीलिए उन्होंने सोचा था कि वो अपने पोता पोती को पढ़ा लिखा कर गाँव के रीति रिवाज से दूर ही रखेंगे और हो सकेगा तो गाँव के इस रीति रिवाज को ख़त्म कर देंगे ताकि आने वाले बच्चों की ज़िंदगियाँ बर्बाद न हो सके। और ऐसा ही हुआ। विक्रम ने अपने गांव जाकर सबको बहुत समझाया और इस रिवाज को ख़त्म कर दिया और आने वाली नस्लों की ज़िंदगियों को तबाह होने से बचा लिया। गांव वालों की सोच बदलकर उनको अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने को कहा। जब हमारे बच्चे बड़े हो गए तो हमने अपने बेटे और बेटी को देश से बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया। पुराने और दकियानूसी रीति रिवाज इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद करके रख देते हैं। हम अपना अतीत कितना भी भूलना चाहें, एक दिन वो हमारे सामने आ ही जाता है, लेकिन किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।